बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ राहिल अहमद और आप मुझे देख रहे हैं online.99। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पे बात की। बड़ी एक डिटेल डिस्कशन हमारी रही है केमिकल इक्विलिब्रियम पे। केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन पे। लॉ ऑफ मास एक्शन का टॉपिक भी बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड है। तो वंस अगेन मैं यहाँ पर ये बात करूँगा कि अगर आपने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे, मतलब ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात आपने नहीं सुनी, दूसरी बात कि केमिकल इक्विलिब्रियम वाला लेक्चर आपने नहीं देखा, तो लाजमी चीज़ ये है कि पहले आप वो दोनों लेक्चर चेक करें, उनको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद आप इस टॉपिक पे आइए। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लॉ ऑफ मास एक्शन पे। बेसिकली 1864 के अंदर ये लॉ 2 साइंटिस्ट ने दिया, पी वेज एंड गोल्डबर्ग। इन 2 साइंटिस्ट ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट को इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटेटिवली बताने के लिए कि जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, उस टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी होगी उसको क्वांटिटेटिवली बताने के लिए इन 2 साइंटिस्ट ने ये लॉ 1864 के अंदर प्रपोज किया था। अब ये लॉ हमें 2 इंफॉर्मेशन देता है। एक ये कि कोई भी रिएक्टेंट कितना फास्टली रिएक्ट करेगा, दूसरा एक रिएक्शन कितना फास्टली प्रोसीड होगा। तो पहली बात हम यहाँ पे करते हैं कि रेट at which a substance react is directly proportional to its active mass present in that reaction। ये पहली बात कि एक रिएक्टेंट, एक केमिकल सब्सटेंस कितनी अच्छी स्पीड के साथ प्रोसीड होगा, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है उसके एक्टिव मास के ऊपर। ये पहली बात, इट्स ओके। दूसरी बात कि याद रखना है, ये कहता है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ a chemical reaction is directly proportional to product of active masses of reacting substances। ये दूसरी बात है कि एक रिएक्शन कितनी स्पीड के साथ प्रोसीड होगा, वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि उसमें मौजूद जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है उनका एक्टिव मास। अब यहाँ पे हम बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं, एक्टिव मास। क्या मतलब है इसका? एक्टिव मास, एक्टिव मास का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसको आप क्या लेते हो? कंसंट्रेशन। जनरली याद रखना है कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन को हम किस में ले रहे हैं? एक्टिव मास में, और इसको हम इस ब्रैकेट से एक्सप्रेस करते हैं। और ये ब्रैकेट हमें क्या बताता है? दिस इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब। मोल, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन मोल पर डीएम क्यूब इज नोन एज एक्टिव मास। क्लियर? तो एक बार फिर इन दोनों को मैं रिपीट कर देता हूं कि एक रिएक्टेंट कितनी स्पीड के साथ रिएक्ट करेगा,
वो डिपेंड करेगा उसके एक्टिव मास के ऊपर। रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, कि कितनी स्पीड के साथ एक सब्सटेंस रिएक्ट करेगा वो उसके एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात कि एक रिएक्शन कितनी स्पीड के साथ जाएगा, एक रिएक्शन कितनी अच्छी स्पीड के साथ जाएगा, ये डिपेंड करता है उस रिएक्शन में मौजूद रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मास के ऊपर। दैट्स ओके। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट चीज देखें, ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था इस लॉ को। अब इस लॉ में आपको कहीं पे भी कोई ऐसी बात नहीं नजर आ रही कि जो आपको ये बता सके कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी होगी और प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी होगी। क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने ये कहा है कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या बताता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट क्वांटिटेटिवली। अब उसके लिए हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे दैट इज नोन एज केसी। इसी लॉ को यूज करके हम केसी को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। आते हैं अब केसी के ऊपर। डेरिवेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। अब इस लॉ को यूज करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के लिए एक इक्वेशन डिराइव करेंगे जो हमें इंफॉर्मेशन देगी कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी है और प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी है। ओके ना, इसको डिराइव करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। ये कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब हमें पता है कि इस रिएक्शन में दो रिएक्शन है, एक है फॉरवर्ड यानी कि डायरेक्शन, क्या है उसमें जी, A और B बना रहे हैं C और D। दूसरा क्या है बैकवर्ड, उसमें क्या है C और D बना रहे हैं A प्लस B। ये रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कि जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो उसमें पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और ये प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में आता है। तो जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हो दैट इज फॉरवर्ड, और जिसमें प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना रहे हो दैट इज बैकवर्ड। अब देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, हमने कहा था ना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो अगर हम यहां पर ये बात करें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to active mass of one reactant and active mass of दूसरा reactant। तो product of reactant substances आ जाएगा, और इसको RF को हम जनरली सिंप्लीफाई करके एब्रीवेशन की फॉर्म में ले लेते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करें, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा देते हैं के F फॉर फॉरवर्ड, क्या रहेगा A इंटू बी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, इसको आप कह दे इक्वेशन 1। क्लियर या नहीं? देखिए यहां पे हमने लिया फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, कि उस रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं उनकी अमाउंट। तो अब यहाँ पर ये चीजें दोनों रिएक्ट कर रही हैं तो इनकी अमाउंट पर डिपेंड करेगा। तो अब देखो ये हमने पहले की बात कर ली, अब दूसरे पे हम आते हैं, रेट ऑफ
बैकवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो अब कौन से रिएक्टेंट है? ये दो रिएक्टेंट है, तो हम ये कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। मैंने यहाँ पे इसको 2 लिख दिया, लेकिन अब हम नेक्स्ट पे आके 2 लिखेंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा RB, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम इसको क्या लिखेंगे? RB इज इक्वल टू के बी एंड C एंड D। ये इक्वेशन बन जाएगी 2। क्लियर? कि यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई बैकवर्ड रिएक्शन के लिए और ये इक्वेशन बन गई फॉरवर्ड के लिए। और अगर आपको याद हो, हमने ये कहा था एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो जाती है। तो जब फॉरवर्ड की स्पीड बैकवर्ड के बराबर हो जाए तो उसको इक्विलिब्रियम, तो हम इक्विलिब्रियम स्टेज पे लेते हैं। आर एफ किसके इक्वल है? इस इक्वेशन के। तो इसको आप कह लो इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन ए में इक्वेशन 1 और 2 पुट करने से हमारे पास क्या बनेगा? के एफ into molar concentration of A and molar concentration of B is equal to Kb into molar concentration of C and molar concentration of D। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये Kb इसके साथ मल्टीप्लाई, इक्वल साइन की दूसरी साइड पे ये डिवाइड, और इसको इधर लेके आओगे ये डिवाइड, तो हमारे पास क्या बनेगा? Kf divided by Kb will be equal to molar concentration of C, molar concentration of D, molar concentration of A, molar concentration of B। क्लियर? अब आगे चलते हैं। इसी पे हम इसको आगे थोड़ा सा लेके चलेंगे। अच्छा, अब देखें, ये दोनों अगर आप देखें, दीज बोथ आर कांस्टेंट्स। Kf इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और Kb इज रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो इन दोनों को हम एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, दैट इज Kc। दैट विल बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। तो यहां पर अगर आप Kc देखें, तो अगर आपको याद हो कि दिस इज व्हाट? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल रिएक्शन। जो मेन हमने रिवर्सिबल रिएक्शन लिया था उसके अंदर ये C और D प्रोडक्ट है और A और B क्या है? दीज आर रिएक्टेंट। तो Kc क्या बना? Kc is ratio of product to reactant. Ratio of product to reactant for any reaction is known as Kc। तो किसी भी रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रेशो जो होगी उसे आप क्या कहोगे? Kc या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमने लिया था एक जर्नल रिएक्शन। इन केस हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन हो जिसमें A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B किसके साथ थे? C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D। दिस इज रिएक्शन कोफिशिएंट। तो आपने याद रखना है कि हमने ये जो ब्रैकेट्स लिखे थे, दीज आर फॉर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर ये जो भी चीज होगी, ये जो रिएक्शन कोफिशिएंट है, इसको आप यहाँ पे ब्रैकेट्स की पावर में लिखोगे। तो अगर इस रिएक्शन के लिए मैं Kc लिखना चाहूं तो क्या होगा? C नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C यहाँ पे आ जाएंगे, D नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू रिएक्शन कोफिशिएंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू रिएक्शन कोफिशिएंट।
इसी तरह यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो ये इस रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, Kc। That's all about law of mass action and equilibrium constant. Thank you very much.